नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पेचीदा मामले पर बात करने वाले हैं। एक बड़ा साइबर जासूसी ऑपरेशन जिसने दुनिया भर के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। और हमारे पास कुछ काफ़ी डिटेल्ड साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं जो इस पूरे ऑपरेशन की परतें खोल रही हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमें ये समझना है कि ये हमला, ये पूरा ऑपरेशन हुआ कैसे, इसके पीछे कौन हो सकता है, मतलब शक किस पर है, और ये भी कि आखिर ये दूतावास और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही क्यों बार बार निशाने पर आते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, 100 से ज़्यादा ईमेल अकाउंट्स को हाईजैक किया गया और हमलावरों ने बाकायदा पेरिस में जो ओमान का विदेश मंत्रालय है उससे जुड़ा एक ऑफिशियल, मतलब बिल्कुल असली दिखने वाला ईमेल इस्तेमाल किया। ये तो सीधे सीधे भरोसे पर हमला है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो ये बता रही है कि ये एक बड़ा मल्टी स्टेज स्पीयर फिशिंग हमला था। स्पीयर फिशिंग मतलब वो नकली ईमेल जो बहुत सोच समझ कर बिल्कुल टारगेट करके भेजे जाते हैं खास लोगों को या ऑर्गेनाइजेशंस को। और रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं ईरान से जुड़े एक साइबर ग्रुप की तरफ। निशाना कौन थे? दुनिया भर में फैले दूतावास, कॉन्सुलेट्स और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एक जानी मानी इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म है ड्रीम। उनकी जो एनालिसिस है उसके मुताबिक ये हमला ईरान सरकार से जुड़े ऑपरेटर्स ने किया हो सकता है और उनका ताल्लुक होमलैंड जस्टिस नाम के एक ग्रुप से बताया जा रहा है। ये नाम पहले भी सुर्खियों में रहा है। मकसद लगता है साफ था, असली डिप्लोमेटिक बातचीत की आड़ में खुफिया जानकारी निकालना। और कुछ एनालिस्ट तो इसे मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है ना आजकल, उसी कड़ी में एक बड़ी जासूसी की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, तो बात करते हैं कि ये हमला किया कैसे गया। तरीका बड़ा शातिर था। हमलावरों ने ऐसे फिशिंग ईमेल भेजे जिनके सब्जेक्ट में या कंटेंट में ईरान और इजराइल से जुड़े, मतलब गर्मा गर्म जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स का जिक्र था। ऐसी चीजें जिन पर डिप्लोमैट्स की नजर जाए, स्वाभाविक है। और इन ईमेल्स के साथ अटैच थी खतरनाक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलें। इन ईमेल्स में लोगों से कहा गया कि वो अटैचमेंट खोलें और फिर उसमें एनेबल कंटेंट या कंटेंट सक्षम करें बटन पर क्लिक करें। अब देखिए, ये बटन कई बार जरूरी लगता है ना, खासकर जब आप रोज ऐसे डॉक्यूमेंट से डील करते हों। लेकिन सारा खेल यही था। जैसे ही किसी ने क्लिक किया, उस वर्ड फाइल में छिपा हुआ एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसे VBA मैक्रो कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया। और ये मैक्रो असल में एक कोड था जो छुप कैसे कंप्यूटर में मैलवेयर यानी एक खतरनाक सॉफ्टवेयर डाल देता था। अच्छा, तो एक बार ये मैलवेयर कंप्यूटर में घुस गया, फिर क्या? फिर ये अपनी जड़ें जमाता था। ये छिपकर काम करता था और दूर बैठे अपने मास्टर्स यानी कमांड एंड कंट्रोल CNC सर्वर से कांटेक्ट करता था। ये सर्वर हमलावरों के कंट्रोल में थे। वहां से इंस्ट्रक्शंस मिलते थे और ये मैलवेयर कंप्यूटर से जानकारी चुराना शुरू कर देता था। सिस्टम की डिटेल्स, फाइल्स, शायद कीस्ट्रोक्स की रिकॉर्ड करता हो। अब देखिए, ये तकनीकें, मैक्रो का इस्तेमाल, CNC सर्वर से कनेक्शन, ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में नई नहीं है। लेकिन जिस बारीकी से और इतने बड़े पैमाने पर इन्हें इस्तेमाल किया, वो दिखाता है कि ये कोई आम हैकिंग नहीं थी। ये पूरी तरह जासूसी के इरादे से किया गया ऑपरेशन था। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि कैसे उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इंसानी भरोसे का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, यहाँ सबसे दिलचस्प यही है कि कैसे इस हमले में सोशल इंजीनियरिंग, मतलब लोगों के दिमाग से खेलना, और तकनीकी चालाकी का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। हमलावरों ने सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने डिप्लोमेट्स के आपसी भरोसे, उनके काम करने के तरीकों और किसी भी जानकारी को जल्दी प्रोसेस करने के दबाव का भी फायदा उठाया। जैसे आपने कहा, एनेबल कंटेंट पर क्लिक करना। कई दफ्तरों में ये आम बात समझी जाती है, रोज का काम है, खासकर जब ईमेल किसी जाने पहचाने या ऑफिशियल सोर्स से आया हो। हमलावरों ने बस इसी आदत का फायदा उठाया। और भरोसे की बात करें तो उन्होंने इसे और पुख्ता करने के लिए क्या किया? उन्होंने सरकारी अधिकारियों और सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं से जुड़े करीब 104 अलग अलग ईमेल अकाउंट्स को हैक कर लिया। ये असली अकाउंट थे जिन्हें रोजाना के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, 104, ये बहुत बड़ा नंबर है। और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, सूत्रों के मुताबिक कम से कम कुछ फिशिंग ईमेल्स पेरिस में ओमान के विदेश मंत्रालय से जुड़े एक हैक किए गए असली ईमेल अकाउंट से भेजे गए थे। सोचिए जरा, अगर ओमान के दूतावास से ईमेल आए तो शक करना कितना मुश्किल होगा। और यही नहीं, उन्होंने ईमेल में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA से जुड़े अर्जेंट मैसेज का बहाना भी बनाया।
NFA आजकल सिक्योरिटी के लिए जरूरी माना जाता है ना। हाँ हाँ वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड के साथ फोन पर कोड आना वगैरह। हाँ हाँ तो MFA का जिक्र करके उन्होंने मामले को और गंभीर और भरोसेमंद दिखाने की कोशिश की। और जैसा मैंने कहा, कई जगहों पर मैक्रोज को इनेबल करना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इन सब चीजों को मिलाकर असली अकाउंट से ईमेल, अर्जेंट MFA का बहाना, मैक्रोज इनेबल करने की आम आदत, हमलावरों ने बड़ी सफाई से अपनी पहचान छुपाई और लोगों को फंसाया। सही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप के दूतावास और अफ्रीका के कुछ संगठन वो उनके खास निशाने पर थे। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पैटर्न साफ नजर आता है। डिप्लोमेटिक चैनल हमेशा से साइबर जासूसों के लिए एक प्राइम टारगेट रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो जानकारी मिलती है उसका स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। देशों के बीच क्या चल रहा है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, नेगोशिएशंस किस तरफ जा रहे हैं, ये सब जानकारी किसी भी देश के लिए मतलब बेशकीमती हो सकती है। और इन चैनलों में अक्सर भरोसे और अर्जेंसी का माहौल होता है। किसी ज़रूरी संदेश पर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। हमलावर बस इसी माहौल का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, तो ड्रीम फर्म के अलावा क्या किसी और ने भी इस तरह की गतिविधि देखी? क्या कोई और रिपोर्ट है? हाँ, एक और साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्लियर स्काई सिक्योरिटी। उन्होंने भी अगस्त के आखिर में इससे मिलती जुलती एक्टिविटीज ट्रैक की थी। अच्छा। और उनका कहना है कि ये जो तरीके इस्तेमाल किए गए, जैसे फिशिंग का स्टाइल, मैलवेयर का टाइप और पहचान छिपाने की तकनीकें, ये काफ़ी हद तक उन तरीकों से मिलते हैं जो 2023 में ईरान से जुड़े माने जाने वाले हैकर्स ने इस्तेमाल किए थे। अच्छा, 2023 में क्या हुआ था? कोई खास घटना? उस वक्त अल्बेनिया में मौजूद एक ईरानी विपक्षी समूह है मुजाहिदीन खल्क, जिसे MEK भी कहते हैं, उनको निशाना बनाया गया था। क्लियर स्काई का कहना है कि तब भी इसी तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ था। तो ये बार बार एक जैसे तरीकों का दिखना, खासकर सरकारी अकाउंट्स को हैक करके उनका इस्तेमाल करना, ये इशारा करता है कि शायद इसके पीछे वही पुराने खिलाड़ी हैं जो ईरान से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो क्या ये पक्का हो गया कि ये होमलैंड जस्टिस या ईरान का ही काम है? मतलब कितना पुख्ता सबूत है? देखिए, साइबर हमलों में सीधे तौर पर किसी देश या ग्रुप का हाथ साबित करना ये बहुत मुश्किल होता है। इसे एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। हैकर्स अपनी पहचान छिपाने में माहिर होते हैं। वो जानबूझकर गलत सुराग छोड़ सकते हैं या ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कई ग्रुप्स इस्तेमाल करते हों। कोई एक टूल किसी एक ग्रुप का पेटेंट तो होता नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी फर्म्स अक्सर कॉन्फिडेंस लेवल की बात करती हैं। इस मामले में ड्रीम और क्लियर स्काई जैसी फर्म्स के एनालिसिस के आधार पर सबूत होमलैंड जस्टिस की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मध्यम दर्जे के आत्मविश्वास के साथ, मतलब मीडियम कॉन्फिडेंस। मीडियम कॉन्फिडेंस, ओके। ये उनका असेसमेंट है जो उनके पास मौजूद टेक्निकल एविडेंस और पिछले पैटर्न पर आधारित है। इसे अभी कोर्ट में साबित हुआ फैक्ट नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ, शक गहरा है क्योंकि होमलैंड जस्टिस पर पहले भी ईरान सरकार के इशारे पर ऐसे साइबर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि ये आरोप है, ये सुरक्षा फर्म्स का विश्लेषण है। लेकिन ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये ग्रुप्स कितने शातिर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप्स हैं, ये लगातार कैसे सीख रहे हैं, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, उसे और बेहतर बना रहे हैं। पहले शायद जोर टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज पर ज्यादा होता था, लेकिन अब वो इंसानी बर्ताव, भरोसे और साइकोलॉजी का फायदा उठाने में भी उतने ही माहिर हो गए हैं। हाँ। ये सिर्फ कोड क्रैक करना नहीं है, ये एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करना भी है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब हमारे सुनने वालों के लिए इसमें क्या टेक अवे है? मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ फायरवॉल और एंटीवायरस का खेल नहीं रह गया है। खासकर डिप्लोमेसी जैसी दुनिया में, जहां इंसानी संपर्क और विश्वास बहुत मायने रखता है, वहां ये लड़ाई और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये हमला दिखाता है कि ईमेल, जो हमारा रोजमर्रा का कम्युनिकेशन टूल है, वो साइबर वॉरफेयर का एक अहम मैदान बन चुका है और शायद बना रहेगा। और हमलावर लगातार इसके ह्यूमन एलिमेंट का फायदा उठाने के नए नए तरीके खोजते रहेंगे, क्योंकि अक्सर सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी तकनीक नहीं, इंसान होता है। इंसान। हाँ, इंसान, उसकी आदतें, उसका भरोसा, उसका जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ये तो काफी गंभीर बात है, खासकर जब डिप्लोमेटिक लेवल पर इतनी सेंसिटिव जानकारी दांव पर लगी हो। क्या ऐसे हमलों से बचने के लिए कुछ किया जा सकता है? मतलब टेक्निकल उपाय तो होंगे ही, लेकिन इस भरोसे के हैक से कैसे बचा जाए? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्निकल लेवल पर तो हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है।
बेहतर स्पैम फिल्टर्स, मैक्रोज को डिफ़ॉल्ट रूप से डिसेबल करना, MFA को और मजबूत बनाना, कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग देना कि फिशिंग ईमेल कैसे पहचाने, ये सब तो है ही। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग वाले हिस्से से निपटना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, वो कैसे करें? उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को समझाना होगा कि ऑफिशियल दिखने वाले ईमेल भी नकली हो सकते हैं। किसी भी अनजान अटैचमेंट या लिंक पे क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। और अगर कोई ईमेल बहुत अर्जेंट एक्शन की मांग कर रहा हो तो उसे वेरीफाई करने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाएं, जैसे फ़ोन कॉल कर लें। सीधा क्लिक ना करें। हाँ, ट्रेनिंग जरूर एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या क्या आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक माहौल में जहाँ तेजी से काम करने का इतना प्रेशर होता है, वहाँ ये सब सावधानियां बरतना हमेशा प्रैक्टिकल हो पाता है? यही तो असली दुविधा है। एक तरफ जानकारी का तेजी से एक्सचेंज जरूरी है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। शायद ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी इंटरनल प्रोसेसेस को और सख्त बनाना होगा, जैसे किसी खास तरह के अटैचमेंट को खोलने के लिए एक अलग सेफ एनवायरनमेंट, जिसे सैंडबॉक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना, या फिर सेंसिटिव जानकारी शेयर करने के लिए ईमेल के बजाय ज्यादा सिक्योर एन्क्रिप्टेड चैनल्स को प्राथमिकता देना। लेकिन हर समाधान की अपनी लिमिटेशंस और कॉस्ट होती है। कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता, खासकर जब हमलावर इतने मोटिवेटेड और रिसोर्सफुल हों। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने एक ऐसे साइबर जासूसी अभियान की परतों को खोला जिसने डिप्लोमैटिक दुनिया को निशाना बनाया। हमने देखा कि कैसे हमलावरों ने टेक्निकल स्किल्स और इंसानी भरोसे के नाजुक ताने बाने का फायदा उठाया। 100 से ज्यादा ईमेल अकाउंट हैक किए और ओमान के विदेश मंत्रालय जैसे ऑफिशियल सोर्स का नकाब पहनकर फिशिंग को अंजाम दिया। शक की सुई ईरान समर्थित ग्रुप होमलैंड जस्टिस की तरफ है। हालांकि जैसा हमने समझा, साइबर दुनिया में सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार ठहराना हमेशा एक चुनौती होती है। ये सारी जानकारी हमें साइबर सिक्योरिटी फर्म्स की रिपोर्ट से मिली है जो इस मामले की जांच कर रही हैं। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये पूरा अभियान जिस तरह भरोसे और अर्जेंसी की मानवीय भावनाओं पर खेला गया, वो हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, खासकर डिप्लोमेसी जैसे सेंसिटिव फील्ड्स में काम करने वाले संगठन, वो तेज और कुशल कम्युनिकेशन की जरूरत और ऐसे चालाक टारगेटेड सोशल इंजीनियरिंग हमलों से बचाव की जरूरत, इन दोनों के बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है। क्या सुरक्षा प्रक्रियाओं को इतना सख्त कर देना चाहिए कि काम करना ही मुश्किल हो जाए, या फिर इंसानी चूक के रिस्क को स्वीकार करना ही होगा? ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका सामना आज लगभग हर बड़ी संस्था कर रही है और इसका कोई आसान जवाब शायद मौजूद नहीं है।